कोई भी देश विकसित अपने नागरिकों से होता है जब वे सभी नागरिक या नागरिक अपना बेहतरीन देते हैं समाज के हित में, देश के हित में। वैज्ञानिक रूप से बेहतरीन देते हैं, आर्थिक रूप से बेहतरीन देते हैं, सामाजिक रूप से बेहतरीन देते हैं, विचारिक रूप से, विचारशीलता में वैचारिक रूप से बेहतरीन देते हैं, तब एक समाज विकास की ओर बढ़ता है, उन्नति की ओर बढ़ता है। आप काट करके अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई आप जो है 20% हैं या आप 30% हैं या आप 10% हैं, तो हमारी दादागिरी चलेगी, जो हम कहेंगे वो होगा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो धार्मिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, उनमें जो धार्मिक जो कर्मकांड है या क्रियाकलाप है, वो नहीं होना चाहिए। और यदि हम धर्म और शिक्षा को गड्ढमड्ढ करते हैं, तो वो फिर शिक्षा फिर रटने वाली वस्तु बन जाती है, वो किसी भी धर्म का। मैं कर्नाटक में क्या हो रहा है उसका मोटा मोटा मुझे अंदाजा लग रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है। देखिए, कई चीजें हैं। एक चीज ये है कि जिन स्कूलों में ये प्रतिबंधित किया जा रहा है, यदि उनमें पहले मुस्लिम धर्म की बच्चियां हिजाब के साथ पढ़ने जाती थी, तो अचानक एक दिन उन पर प्रतिबंध लगा देना गलत है। और यदि वे पहले नहीं जाती थी और उन्होंने अचानक जाना शुरू किया है और फिर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये उचित है। मुझे इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी नहीं है कि पहले क्या था क्या नहीं है। अब बात आती है कि क्या स्कूलों में हिजाब जैसी परंपराएं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है नहीं होना चाहिए। इसका मेरा मुस्लिम धर्म से कोई मतलब नहीं है। भगवा भी अगर वेश, भगवा रंग का कपड़ा तो कोई पहन सकता है। अगर भगवा रंग का कपड़ा धर्म के दृष्टिकोण से पहना गया है, तो वो भी उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए, वो भी अलाउ नहीं होना चाहिए। अब हिजाब, अगर ये किसी लड़की की व्यक्तिगत उसको ये कहा जाए कि नहीं, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, तो ये जो परंपराएं हैं ये इतनी पुरानी है, इनकी इतनी गहरी कंडीशनिंग होती है कि उसमें इच्छा या न इच्छा का कोई मायने होता ही नहीं है। बहुत चीजें ऐसी जो हमें लगता है कि हमारी इच्छा है, बेसिकली वो इच्छा नहीं होती है, वो कंडीशनिंग होती है। तो इन पर मैं नहीं जाना चाहता अभी, फिर कभी जाएंगे, लेकिन अभी केवल हिजाब और स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। अब अब इसमें क्या है कि देखिए, मेरा एक यही मानना है कि बच्चों को, छात्रों को, वो स्कूल हो या विश्वविद्यालय हो, कहीं पर भी छात्रों को राजनीतिक पचड़ों में नहीं फंसाना चाहिए। मतलब चुनावी राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति के लिए, या मतलब नफरत पैदा करने के लिए। इनको तो और अधिक विचारशीलता की ओर हमें आपको बढ़ाना चाहिए। ये जो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किस लिए हैं? कि व्यक्ति को हम समझदार बनाएं, उसको आंख नाक कान दें, उसको दृष्टिवान बनाएं, उसको विचारशील बनाएं, वो चीजों को देख सके। लेकिन हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो रटने और नौकरी पाने तक सीमित रह गया है। यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक भारत में जो बड़े व्यापारी लोगों के पुत्र होते थे, या व्यापारी घरों के बेटे होते थे, या जो प्रसिद्ध दुकानदार का बेटा है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत दिमाग नहीं लगाते थे। उनको लगा पैसा ही कमाना है, हम तो ऐसे ही कमा रहे हैं। वो तो
तब इन्होंने कुछ पढ़ना बढ़ना शुरू किया, थोड़ी रुचि दिखाई। ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं था, दिमाग था लेकिन रुचि नहीं थी। तब उन्होंने रुचि दिखाना शुरू किया जब आर्थिक जो ढांचे हैं वो बदलना शुरू हुए। भाई जब बड़े बड़े मॉल्स आ गए उदारीकरण के बाद, जब चीजें अचानक आने बदलना शुरू हुई, तो मालूम पड़ा कि जो दुकानदार कई पीढ़ियों से एक दुकान के दम पर खूब पैसा कमाया था, वो अब किसी लायक नहीं रहने जा रहा है। अब क्या करेंगे, और कुछ आता नहीं है, तो भाई ठीक है, अब इधर नौकरी की ओर चलते हैं। इधर गए, तब पढ़ना शुरू किया ढंग से। अपवाद घटनाओं की बात अलग है, अपवाद जो 2 4 10 होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। अधिकतर जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दमित जातियों के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर शोषण से बचना है, अगर अपना जीवन थोड़ा सा खुशनुमा करना है, थोड़ा सा अगर सम्मान पाना है, तो नौकरी चाहिए। दाल रोटी की व्यवस्था करनी तो नौकरी चाहिए। तो वो इस कारण लग गए। तो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो अभी भी उसका चरित्र नंबर पाने, रटने और नौकरी पाने तक ही सीमित है। जो नौकरी, मजेदार बात क्या है, जो नौकरी पा गया वो विद्वान है, जो नौकरी पा गया वो योग्य है, और जो नहीं पाया वो अयोग्य है, अविद्वान है। अब मजेदार घटना इसमें एक और जुड़ती है कि अभी भी और लंबे समय तक तो केवल डिग्री लोग इसलिए प्राप्त करते रहे कि उसको वो अहर्ता होती है, उसको दिखा करके नौकरी मिल जाती है। तो सेटिंग करके, घूस देकर, जुगाड़ से, है ना, फर्जी वाला कराकर, 3 तिकलम से, गेस्ट पेपर पढ़ करके, और पेपर लीक करा करके। मतलब देखिए, बहुत ऐसे स्कूल हैं जिनके बच्चे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स पाते थे। तो ऐसा ऊपर ऊपर से लगता है कि सब ठीक है, लेकिन आप बहुत गहराई पर जाएं तो इनमें से बहुत ऐसे स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश का ही ले लीजिए, किसी प्रदेश का ले लीजिए, बहुत विशेषकर हिंदी भाषी जो हैं, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो सेटिंग से जिनके नंबर आते थे, और उन स्कूलों का नाम बना रहे तो 2 4 रैंक ले आइए, रेपुटेशन अच्छा हो गया। बाकी बच्चों को ऐसा ट्रेन कीजिए, ऐसी उनकी तैयारी कराइए, बिल्कुल मतलब नंबर ओरिएंटेड तैयारी कराइए कि उनके नंबर अच्छे आते रहे, 70 80% अच्छे आते रहे। बस आप देख लीजिए, यही ढांचा ही है। तो जो बहुत ऐसे बच्चे थे जो बहुत योग्य होते थे, विद्वान होते थे, लेकिन चूंकि उनको नंबर पाने की रणनीति नहीं पता होती थी, नंबर पाने की जो चालाकी होती है वो नहीं पता थी, उस पर कभी उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, और चूंकि उनको कोई बताने वाला भी नहीं था ऐसा, तो उनके नंबर कम आते थे। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो हाई स्कूल और इंटर में फेल हो जाते थे या कम नंबर आते थे, लेकिन जब दुनिया की दौड़ हुई तो उससे बहुत आगे निकल गए। और बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके मतलब एक परिवार में कई कई भाई होंगे, तो वो सारे बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, उनके नाम की तूती बोलेगी, पूरे पूरे मतलब इलाके में तूती बोलती थी, अरे फलाने ये जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए। मतलब बहुत, जिसका कहते हैं कि मतलब जो है बहुत साधारण समहाउ वो है। अब अब होता क्या है कि चूंकि लंबे समय तक बच्चों को वाहवाही मिलती रहती है, कई वर्षों तक समझिए कि पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक, उसके बाद बीए में कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, वहां तक जो है मिल रहा है, वाहवाही मिल रही है, अरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक। और फिर जब जिंदगी की दौड़ में जिन लोगों को वाहवाही नहीं मिलती थी या जिन पर वो हंसते थे ये बच्चे, जब वो बच्चे आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं इनसे, तो ये पूरा जीवन उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या, या उनको जबरिया कमतर दिखाने के इसी जद्दोजहद में लगे रहते। ये भी एक नफरत वाली बात है।
तो हमारा जो समाज है, देखिए, वो जाति नफ़रत ले लीजिए आप, धार्मिक नफ़रत ले लीजिए आप, इस तरह की नफ़रत जो अभी बताई वो नफ़रत ले लीजिए, तो हमारा समाज नफ़रत से भरा हुआ है। हमारे समाज में नफ़रत को एक बहुत अधिक उच्च स्थान प्राप्त है। ये वैसे ही है, जैसे एक समय था, जब किसी से कहिए कि फलाने बेईमान हैं, तो बुरा मानता था वो। अब कहिए फलाने बेईमान है, तो उसको लगता है जैसे कि आप उसको कोई मेडल दे रहे हैं, कोई तमगा दे रहे हैं, उसको कोई पुरस्कार दे रहे हैं, उसको ऐसा लगता है। गर्व महसूस करता है अंदर से। लोग फ़क्र से बोलते हैं, जब विवाह संबंधों में जाते हैं, तो फ़क्र से वो ये कैलकुलेशन करते हैं कि कौन आदमी कितना भ्रष्ट हो सकता है, कैसी पोस्ट पर है कि अच्छा हिसाब-किताब इसका हो सकता है। तो उसकी बोली ज़्यादा की लगती है, या उसके पीछे शादी करने की जो इच्छुक लोग होते हैं, उनकी एक लंबी लाइन लगती है, ये रहता है। ऐसे ही राजनीति भी है, हर जगह ऐसे ही मिलेगा आपको। ऐसे ही स्कूलों में भी है। जिन स्कूलों में आपको अच्छे नंबर पाने की गारंटी होती है, या उनको रणनीतियाँ पता होती हैं, वही ट्रेन करते हैं, वहाँ पर आप लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, या एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं, जहाँ पर शिक्षा क्या हो, कैसी हो, शिक्षा कहते किसे हैं, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, या हम जानना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते। ऐसे ही दिल्ली एक राज्य है, राजधानी भी है अपने देश की। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्कूल में रंग पुतवा दीजिए आप, कुछ डेस्क-वेस्क बढ़िया ठोक-पीट करके अच्छी-सी, भई लकड़ी जगह प्लास्टिक, प्लास्टिक की जगह काँच की ले आइए, है ना? बिल्डिंग-विल्डिंग पंखे-वंखे लगा दीजिए, शौचालय बना दीजिए, तो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम सुधर गया है। अरे भई, ये भवन निर्माण हो रहा है, रंगाई-पुताई हो रही है, इसका शिक्षा से क्या मतलब है? वैसे ही आप हिजाब पहन कर जाते हैं, आप शर्ट पहन कर जाते हैं, आप कुर्ता पहन कर जाते हैं, आप गमछा पहन के जाते हैं, उसका शिक्षा से क्या मतलब है? अब मैं व्यक्तिगत रूप से हिजाब स्कूल में पहनकर क्यों नहीं होना चाहिए, या मतलब जो भी है उसका मैं क्यों व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये गलत है, वो इसलिए कि जब आप स्कूल जा रहे हैं, तो उस समय पूरे स्कूल में जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही तो कुछ जीवन में अवसर होते हैं, जिनमें मनुष्य सीखता है, समझता है कि हम दूसरे की तरह ही हैं, हम समान हैं, हम एक जैसे हैं। यही तो, बाकी तो जब ही आप बाहर आते हैं, घर, परिवार, समाज, कई ऐसा आजकल तो ऐसा वातावरण चल रहा है कि हर जगह केवल बँटवारा, नफ़रत यही गूँज रहा होता है। अरे! जो आपके साथ में छोटे में पढ़े होते हैं लोग, 20-20, 25-25 साल जिनसे आपकी मुलाकात तक नहीं होती है, आज अगर आज अगर आप उनके संपर्क में आते हैं, तो आप तो प्रेम भाव से आते हैं। लेकिन वो केवल इसलिए आपके ऊपर हमलावर रहते हैं, इसलिए आपके प्रति वो कहते हैं, क्योंकि आप जिन राजनैतिक समूहों के की वो राजदिन मतलब असली, झूठी, फर्जी, सच्ची वो राजदिन रामगाथा कहते रहते हैं। आप केवल उनके समर्थन में नहीं खड़े होते हैं। आप विरोध करें या ना करें, समर्थन नहीं कर रहे हैं, उन्हीं की तरह नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर वो मूर्खता कर रहे हैं, तो आप भी अगर वही मूर्खता नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपसे नफ़रत करेंगे। अगर वो नफ़रत कर रहे हैं और आप नफ़रत नहीं कर रहे हैं, तो भी आपसे नफ़रत करेंगे। अरे भाई, हम नफ़रत कर रहे हैं, तू नफ़रत क्यों नहीं कर रहे भाई? इसलिए। मतलब ये वो घटना हो गई कि जैसे मान लीजिए कि दो दो बंदे बलात्कार कर रहे हों, और तीसरा बंदा उनको रोक नहीं रहा हो कि तुम बलात्कार काहे कर रहे हो? केवल बलात्कार नहीं कर रहा हो, तो भी नफ़रत कर लेंगे उससे। करो आकर एक अजीब मानसिकता के दौर में हम और हमारा समाज दौड़ रहा है, अजीब मानसिकता में। तो ऐसे समय पर, या किसी भी समय पर, देखिए, अगर कोई धार्मिक कर्मकांड हमें करना है, तो उसके लिए धार्मिक स्कूल्स हैं। जहाँ आप शिक्षा के लिए जाते हैं, जिसको भी शिक्षा कहते हैं, वो नौकरी पाने के लिए हो, नंबर पाने के लिए, जो भी। वहाँ विज्ञान सीखिए आप भई, वहाँ आपसी चर्चाएँ कीजिए, एक-दूसरे को समझिए, बूझिए।
चीजों को तटस्थ होकर के मूल्यांकन करना सीखिए, निष्पक्ष भाव से चीजों को देखिए, हमेशा आप निरपेक्ष भाव से चीजों को देखिए, हमेशा सापेक्ष क्यों देखेंगे आप? निरपेक्षता की ओर क्यों नहीं बढ़ना चाहते हैं? हमेशा सब्जेक्टिव ही क्यों रहना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होना चाहते हैं? तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगली बात ये आती है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि जिन स्कूलों ने या शिक्षा विभाग ने कर्नाटक में, अगर उनका ये कहना था, देखिए अब यहाँ पर भी है कि उन्होंने जो ये बैन करने का जो निर्णय लिया, वो वास्तव में उनकी भलमनसाहत थी। उनको लगता था कि नहीं, बच्चों को, इससे बच्चों का विकास रुकता है हिजाब पहनने से, इसलिए जो है हमें बैन करना चाहिए, ये, या कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के, भाई खुलकर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के अगर कर रहे हैं, ठीक, दोनों में। अब इसमें मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बैन हो सकता है। क्यों? मान लीजिए कि मेरा भाव अच्छा है और मैं चाहता हूं कि हिजाब खत्म हो, ठीक, तो अगर अभी तक बच्चियां हिजाब के साथ आ रही थी स्कूल, तो मैं अचानक एक दिन नहीं कह सकता उनसे कि नहीं, कल से बंद, नहीं कह सकता। मैं क्या करूंगा? अगर मैं वास्तव ईमानदार हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं उनके साथ चर्चा करूंगा, उनको मानसिक रूप से मैं तैयार करूंगा, उनको अपने साथ सहमत करूंगा, फिर कहूंगा कि धीरे ऐसा करते हैं कि धीरे जब जब सहमति हो जाएगी, उसके बाद भी किसी चीज के प्रति सहमत होना और उस चीज को वास्तव में जी जाना, दोनों में फर्क होता है। बहुत चीजों में हमारा आप सहमत होते हैं, ठीक है, लेकिन जब जीने का समय आता है, उसको जब करने का समय आता है, तो हम नहीं कर पाते, हमारे पास उतना साहस नहीं आ पाता है। तो ये जो मतलब जो साहस आने की बात है, सहमति बनने के बाद साहस आने का, तो उसके लिए भी हमें समाज के तौर पे एक काम करना पड़ेगा, एक शैक्षणिक संस्थान के तौर पे हमें काम करना पड़ेगा। हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको समय देंगे। हम ये कह सकते हैं कि देखिए 2 वर्ष बाद जो है इस तारीख से हिजाब नहीं होगा, तो ये 2 साल का समय इतना होना चाहिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल, जैसा गहरी कंडीशनिंग है वैसी। इस समय जैसे ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई नए नियम लागू होते हैं, तो उनमें कभी-कभी किसी नियम कानून बन आ जाते हैं। पहले तो लोगों से सहमति ली जाती है, सहमति मिलने के बाद जब बन आ जाते हैं, लागू होने का समय, अगर जो कानून जैसा होता है उसी तरह लागू होने के लिए 10 वर्ष बाद लागू होगा। बन आज गया है, पारित आज हो गया, लागू 10 साल बाद होगा, या 5 वर्ष बाद लागू होगा, या 2 वर्ष बाद लागू होगा। क्यों? अरे भाई, कोई दादागिरी थोड़ी ना है कि आज हमने कह दिया तो कल से बंद। अरे नहीं भाई, लोग तैयार होते हैं मानसिक रूप से, सहमति मिल गई, अब धीरे धीरे तैयार होंगे, वो उसमें बढ़ेंगे आगे, और जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा क्या खामियां हैं, क्या खामियां नहीं है, तो वो भी दूर की जाएंगी। ऐसा एक ये होता है एक ईमानदार और दूरदर्शी प्रक्रिया। अब तो मुझे लगता है कि ये नहीं हुआ है। अब मजेदार बात क्या हो रही है, अगर ये पॉजिटिव बात थी, तो फिर एक दूसरा आकर के बोलता है कि नहीं, अगर वो हिजाब पहन के आएंगे तो हम भगवा पहन के आएंगे। अरे ये क्या तुक है भाई? उनके साथ खड़े होइए, उनसे कहिए कि समस्या बताइए अपनी, हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों को आपने धकेल दिया नफरत के उस पर, किशोरों को धकेल दिया। जिस समय उनको जीवन के बारे में समझ पैदा करनी चाहिए, उसमें आप उनको नफरत ढकेल रहे हैं। अरे भाई, घर में नफरत ठूसी जा रही है, क्या कम है? मीडिया में नफरत ठूसी जा रही है, क्या कम है? राजनीति अखबार पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, रात दिन यही चलता है, वो क्या कम है जो हम भी ठूसेंगे? अब उसी पे एक नई बात आती है। अब देखिए क्या
स्तर है अपने यहाँ का। एक कोई वहाँ का कोई विधायक है या मंत्री है, पता नहीं जो है, उसका मैंने देखा, एक कोई चैनल था उस पे, वो कह रहा है, मतलब गाली नहीं दे रहा है, शब्द अच्छे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से गाली की तरह फेंक के मार रहा है। वो क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने जो है जब इनके लिए अलग देश बनाया है तो पाकिस्तान क्यों नहीं किया था। अब यहाँ दो मामले आते हैं। एक मामला ये आता है कि भाई ये किसने कह दिया कि भारत देश आपके पिताजी का है, तो आप जिसको देखो, मतलब जो आपकी तरह ना करे, आप अजीब गुंडागर्दी, तो जो आपकी तरह ना करे वो पाकिस्तान चला जाए। खैर, ये तो अलग मसला है। अब एक बात ये भी है ना कि इनको पता ही नहीं है कि विभाजन का पूरा ठीकरा जो है गांधी के माथे फोड़ दिया। अब हो क्या रहा है, इनको खुद नहीं पता है, खुद कभी पढ़े नहीं इतिहास, खुद नहीं जानते हैं कुछ, खुद जो है अशिक्षित रह गए, भले ही डिग्री MA BA PA कर रखा हो, जो भी कर रखा हो उसने, पता नहीं, कोई रुचि भी नहीं जानने के बारे में, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से मालूम पड़ रहा है कितना समझदार है, कितना पता है। अब लेकिन जितने लोग उसको सुन रहे होंगे उनके दिमाग में तो यही जाएगा ना कि महात्मा गांधी ने पार्टीशन कराया, महात्मा गांधी ने बोला, मतलब देखिए, एक तीर से कई उसने स्वीकार कर दिया। ये जो स्मार्टनेस है, या इसको अगर सही शब्द इस्तेमाल करें, धूर्तता है, खूब चल रही है। अरे भाई, आप हिंदू महासभा का नाम क्यों नहीं लेते हैं? भाई, मुस्लिम लीग दो देशों की उस पे सिद्धांत पे काम कर रही थी मुख्यतः, उसके साथ मिलकर आप सरकार बना रहे हैं अंग्रेजों के जमाने में, उसके साथ मिल खड़े हो रहे हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ थी दो देशों के साथ, क्यों खड़े हो रहे थे आप? नहीं खड़े होते आप साथ खड़े हो गए, आपने सरकार बनाई, सरकार की सत्ता का जो भी जैसी भी सत्ता थी उसमें उसका आनंद लिया आपने, और अब कह रहे हैं ये गांधी ने किया, जबकि कांग्रेस के नेता तो जेल में थे उसमें। तो ये जो मतलब हम अंड बंड कुछ भी बोल देते हैं, इस पर नियंत्रण केवल तभी लग सकता है जब हम शैक्षणिक संस्थाओं को शिक्षा के लिए रखेंगे, उनको राजनीतिक या नफरत का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। तो इसमें अब समझदारी कहां से आ सकती है? समझदारी समाज के अंदर से आ सकती है। मुस्लिम लोग भी समझदारी दिखा सकते हैं, ठीक है, आप तो वैसे ही दुत्कारे जा रहे हैं, आपको तो वैसे ही नफरत का शिकार हैं, तो यदि आपको लगता है कि कहीं जिद नहीं करने से, और वो भी ऐसी चीज जिससे कि मतलब अच्छा ही होना है, भाई हिजाब पहनना कोई बहुत महान बात थोड़ी ना है, इससे कहीं ना कहीं भले ही आप कहें कि इच्छा से पहनती हैं लड़कियां, नहीं पहनती हैं, वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये चीज तो होती है ना कि ये जो है मतलब हम कमतर हैं, पुरुष तय करेगा, ये कहीं ना कहीं हिडन है। अब इसमें बहुत मुस्लिम साथी आकर के बहस कर सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन यही है। तो इसमें समझदारी का वो दे सकते हैं, भाई आप बड़े कैनवास पे क्यों नहीं सोचते हैं? यदि आपके एक कदम पीछे हटने से नफरत का बड़ा खेल रुक सकता हो, रोकना चाहिए। तो देखिए, ये केवल हिजाब और स्कूल का मामला नहीं है, ये वही बात है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला है।